जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, इंटरनेट का कुछ इशू है, एक बार आप बताएंगे क्या हम सही तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक बार थम्स अप करके सारे साथी बताएं क्या हम सही तरीके से कनेक्ट हो पाए हैं। ऋतुराज, नंदिनी, सालूपाल, नीति, किड्स लव, रोशन, शिखा, रोशन कुमार, अमिताभ, जम्मू, अनोखी, गीतिका, मोटिव, समीर, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये रहेगा कि मुझे बताइए आप, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आप सब लोगों को बताना है। तो आप लोगों को पता ही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट से बना दिया गया था आपका, किसको, हैस्टिक्स को बना दिया गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था। तो आप कहेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपने भैया हमको बताया था, विलियम बेंटिक बना था। तो उसी बेंटिक के बारे में, या उसने भारत में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, कौन कौन से सुधार उसने किए, या उसके समय पर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, और उसके बाद में डलहौजी के द्वारा कौन से सुधार हुए, या किस तरह से डलहौजी के द्वारा भारत को लूटा गया, तो वो सारे पक्षों पे हम बात करेंगे। तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, जी भैया हम सीखने के लिए तैयार हैं। अतिरिक्त बातों पर आप कभी ध्यान न लगाएं साथी। आप सबके साथ में आपके भविष्य को लेकर के आपके परिवार की कुछ आशाएं हैं, और साथ में आपकी खुद से भी कुछ आशाएं होंगी कि आप भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। और कुछ अच्छा करने के लिए दोस्त, हमेशा हम लोगों को ध्यान को अपने को केंद्रित रखने की ज़रूरत है, और एकदम से मग्नता के साथ में पढ़ने की आप सब लोगों को ज़रूरत है, एकाग्रता के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए आप बहुत एकाग्रता के साथ पढ़ा रख करो, और खुद से ये प्रॉमिस हमेशा करो कि हम अपने आप को कभी भटकने नहीं देंगे। चाहे कोई भी चीज़ आएगी हमको भटकाव की स्थिति पैदा करने वाली, उसके प्रभाव में हम लोग नहीं आएंगे। ये आपका खुद से एक वादा होना चाहिए, एक सेल्फ प्रॉमिस होना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाते हैं, यदि हम मंजिल की तरफ बहुत ध्यान के साथ में एकाग्र होकर बढ़ते चलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को जिसमें हम लोगों को पढ़ना है विलियम बेंटिक से लेकर के कार्नवालिस तक। तो पहला नोट बनाएं, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, कितने साथी बता सकते हैं विलियम बेंटिक कब से कब तक रहा। तो विलियम बेंटिक आया था भारत में साथी आपका 1828 से लेकर के 1835 तक। तो पहले तो क्या रहा, इसके दो कार्यकाल हो गए। एक तो 1828 से लेकर के 1833 तक का इसका कार्यकाल है, जिसमें क्या है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल रहा। और हम सबको पता ही है 1833 में एक एक्ट आया था। 1833 से लेकर के इसका जो कैरियर है, 1833 से लेकर के 1835 तक का जो कैरियर है, इसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनाया गया, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप कहेंगे भैया इसको बना दिया गया आपका 1833 के एक्ट से, 1833 के अधिनियम से इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो, ये भारत में 1828 में नहीं आया। कभी आप ये सोच लें कि ये भारत में 1828 में आया, नहीं। भारत में तो ये 1803 में आ गया था साथी। और 1803 में इसकी पोस्टिंग हुई थी आपका मद्रास में। वहीं पर ये आपका 1806 के समय में मद्रास का गवर्नर था। इसके शुरुआती दिनों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो हम सबको याद रखना चाहिए, भारतीय इतिहास की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंसिडेंट हुआ था, वेल्लोर विद्रोह। तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था हमारा 1806 में। तो क्या बात करेंगे, इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। बेंटिक पहले, बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। हम सबको पता है मद्रास किसके अधीन आता था, गवर्नर रह चुका था। मद्रास आता था बंगाल के अधीन। और यहाँ पर ही क्या बोलेंगे, 1806 में, 1806 की डेट भी मैं आपको बताऊं तो 10 जुलाई थी, 10 जुलाई 1806, 10 जुलाई 1806। इस दिन क्या हुआ था, एक वेल्लोर विद्रोह हुआ था। वेल्लोर विद्रोह,
ये सेना या भारतीय सैनिकों ने किया आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ये वेल्लोर विद्रोह दरअसल में था क्या, ये समझना है। तो वेल्लोर विद्रोह साथी मैं आपको बताऊं तो जिस समय पर ये मद्रास का गवर्नर था, इसने यहाँ पर भारत के में जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहे थे तो उसमें भारतीय भी थे, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कहा था आपसे भारतीयों को ये निचले पदों पर रखा करते थे। तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कहा था कि भाई भारतीय बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं और ये भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, इसलिए इनको निम्न पदों पर रखा जाए। तो ये सोच और समझ किसकी थी, कार्नवालिस की थी। तो भारत के जो जितने भी सैनिक थे उन सब के लिए मद्रास में, जब बेंटिक वहां मद्रास का गवर्नर हुआ करता था तो उसने एक नियम बनाया कि भारतीय जितने भी सैनिक है वो तिलक नहीं लगा सकते हैं, या भारत के जितने भी सैनिक है वो अपने धार्मिक वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। और साथ में जितने भी मुस्लिम सैनिक थे उन सबको दाढ़ी ट्रिम करने के आदेश दे दिए कि आपको अपनी दाढ़ी बनवानी होगी। अब इससे क्या है, उनकी जो अपनी धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंची, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसी समय पर आप सबको पता होना चाहिए, इसके 7 साल पहले की एक घटना 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी थी। इस बात को आप सब जानते हैं, आंगल मैसूर युद्ध चारों हमने पढ़े हैं। जब टीपू सुल्तान की मौत हो गई तो टीपू सुल्तान के जो वंशज थे वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। और मैंने आपको कहा था एक व्यक्ति कृष्णराज को अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के बाद में राजा भी बनाया था। तो टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे या जो संरक्षक थे, जो उसकी बेगमें थी या उसकी जो रानियां थी, वो अंग्रेजों के संरक्षण में थी। तो वहीं पर उन्होंने इन सैनिकों को कहते हैं कि पुश किया कि भाई आपको विद्रोह करना चाहिए। और ये विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ, आप हालांकि इसको ना के बराबर पढ़ते होंगे इतिहास में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। तो ये विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ कि तमिलनाडु के फोर्ट में जहां पर आपका अंग्रेजी सेनाएं थी वहां पर इन सैनिकों ने एक हमला कर दिया और 200 अंग्रेजों को मार गिराया। 200 अंग्रेजों को मार गिराया तो इसके बदले में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कार्रवाई की और इस विद्रोह को साथ ही उन्होंने, ये जो उनके खिलाफ में रिवोल्ट हुआ इसको उन्होंने सप्रेस कर दिया, इसका दमन कर दिया। अब इसके दमन करने के बाद में 100 से ज्यादा लोगों को इसके एवज में, मतलब कि इस घटना के बदले में फांसी भी दी। तो थम्स अप करके बताएं, वेल्लोर विद्रोह क्लियर है, कहां पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सैनिकों ने किया था। लेकिन वो सैनिक कौन थे, वो सैनिक आपका ईसाई नहीं थे। और ये क्या चाहते थे, अंग्रेजों को तो हमेशा ये रहता था कि कैसे भी करके भारत में जो हिंदू और मुसलमान हैं इनको कैथोलिकों में कैसे बदला जाए, इनको ईसाइयों में कैसे परिवर्तित किया जाए। इनका एक मोटिव रहता था, जो इनका एक हिडन मोटिव था, एक छुपा हुआ इनका मकसद था, जिसको ये पाना चाहते थे। तो ये बेंटिक की पहल, इसके बाद में बेंटिक को 1807 में वापस बुला लिया गया और बेंटिक आता है आपका 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके, और फिर यही भारत का गवर्नर जनरल हुआ। अब देखो इसके समय पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए, अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से समझना। तो वेल्लोर विद्रोह याद रखेंगे। एक इसने क्या किए, आपका यहां पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कुछ आर्थिक सुधार हैं इसके। आर्थिक सुधार आप बड़ी आसानी से उनको समझ सकते हैं यदि आप एकाग्रता से पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, इस समय पर आंगल मैसूर युद्ध लड़ा था इन लोगों ने, और बहुत जगह संघर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत पैसा खर्च हो रहा था। यानी बेंटिक के आने के समय 1828 में ऐसे हालात थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग हर वर्ष 1 करोड़ रुपए के घाटे में जा रही थी, क्योंकि सारा पैसा तो वो कहाँ भेज देते थे, लंदन भेज देते थे। अब वो सारा पैसा तो लंदन में लग रहा था, ब्रिटेन में लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कंपनी के पास में भी जो पैसा होता था उस पैसे पर 1 करोड़ रुपए वार्षिक का घाटा था, यानी कि एक डेफिसिट चल रहा था 1 करोड़ एनुअली का। लेकिन जब बेंटिक इस देश से गया तो वो जो फायदा है कंपनी का वो 2 करोड़ रुपए, मैं सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहां बात नहीं कर रहा हूँ जो पैसा इन्होंने लंदन भेज दिया। जो कंपनी का जो फायदा हो रहा था वो 2 करोड़ रुपए एनुअली होने लगा। तो एक तरफ तो 1 करोड़ घाटा था इसके आने के समय वार्षिक, और एक तरफ 7 साल बाद 2 करोड़ रुपए वार्षिक का फायदा होने लगा। कुल मिलाकर के अंतर कितना आ गया, यानी 3 करोड़ की इसने पूर्ति की एनुअली की। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरह से किए, वो आर्थिक सुधार इसने किस तरह से किए। पहली चीज, सैनिकों को इसने टारगेट किया। जैसे क्या होता था, सैनिकों को मिलता था सैनिक भत्ता, सोल्जर अलाउंस जो होता था आपका, जो आपका सोल्जर अलाउंस था। आप भी कल जब जॉब करेंगे कहीं तो आपको भी सरकार के द्वारा अन्य भत्ते मिलते हैं।
तो इसने क्या किया कि जो सेनाएं कलकत्ता के पास में हैं, यानी कि उनको आधा ही भत्ता मिलेगा, जो कलकत्ता से 600 मील तक भी सैनिक हैं तैनात, तो उन सबको मिलेगा आपका आधा भत्ता। तो इस तरह से इसने अलाउंस कम कर दिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो भार पड़ रहा था वह उसमें भी क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। तो पहले तो इसने सैनिक भत्ते को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब इसने दूसरी चीज की कि भी जो इंडियंस है ना, इनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करो, इंडियंस है ना, इनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करो, भारतीयों को, भारतीयों को शामिल करो। इसने भारतीयों को शामिल करने की बात इसने कर ली, यानी भारतीयों को हमको क्या करना होगा, सेना में लाना होगा। क्या कारण था उसका, उसका कारण यही था, दो चीजें हैं उसमें। एक तो मैंने बताया कार्नवालिस का सिद्धांत, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई भारतीय जो हैं वो आपका इसमें शामिल हों किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो तो उनको योग्य ही कम समझता था, हम भारतीयों को बहुत कम योग्य समझता था। लेकिन इसने क्या बोला, इसने कहा कि अगर हम भारतीयों को शामिल करेंगे तो वो कम वेतन में हमको काम करने के लिए मिल जाएंगे। तो उसका कारण क्या था भारतीयों को ज़्यादा शामिल करने का, क्योंकि घाटा कम करना है, और अगर भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाए तो हमारा पैसा कम खर्च होगा। और साथ में ही ये एक सिद्धांत लेके आया भारतीयों के लिए, जिस सिद्धांत को हम कहते हैं आपका, जिस सिद्धांत को कहा जाता है योग्यता ही, योग्यता ही सेवा का आधार, योग्यता ही सेवा का आधार, आधार। ठीक है। अब ये योग्यता ही सेवा का आधार, यानी कि एलिजिबिलिटी इज द ओनली बेसिस ऑफ सर्विस, एलिजिबिलिटी इज द ओनली बेसिस ऑफ सर्विस। इसका क्या मतलब है, 1833 का जब एक्ट आया दोस्त, तो 1833 के एक्ट में एक सेक्शन था आपका, सेक्शन 87, धारा 87। उस धारा 87 में ये कहा गया था कि जो व्यक्ति योग्य है उसको सेवा के लिए चुन लिया जाए, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो आपका ब्रिटिशियर हो, चाहे वो आपका अन्य कोई व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत मुझे बताइए, एकदम से कार्नवालिस जो करना चाहता था उसको पलट दिया गया, क्योंकि उनको जरूरत पड़ी कि भैया भारतीय लोगों को हमको आज नहीं तो कल शामिल करना पड़ेगा। तो भारतीयों को शामिल करने से उन लोगों को फायदा हुआ। तीसरा, जो दान की भूमि थी, जो डोनेट किया गया लैंड होता था, दान की भूमि, तो भारतीय जो नरेश होते थे, नरेश का मतलब राजा, तो भारतीय राजा क्या करते थे, अपने कृपा पात्रों को, जो उनके लिए अच्छा काम करते थे, या जो सेना नायक होते थे, या उनके जो विश्वसनीय लोग थे, उनको नरेश बहुत सारी भूमि दान कर दिया करते थे। अब ये जो दान की गई भूमि थी ये लगान मुक्त होती थी, रेवेन्यू फ्री होती थी एकदम से। तो इस पे मतलब कोई भी रेवेन्यू, आपका एडिशनल रेवेन्यू नहीं लिया जा सकता, इससे राजस्व नहीं लिया जाता था। तो इसने क्या किया, सारी भूमि को चिन्हित करवाया और ये कहा अब इन सब को भी जो है आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने किसको टारगेट किया, दान की गई भूमि को भी टारगेट किया। और चौथा, अफीम की खेती, चौथा था इसका ओपियम एग्रीकल्चर, अफीम की खेती, अफीम की खेती पर इसने ध्यान दिया। अफीम यानी कि ओपियम। अब देखो अफीम की जो खेती थी उससे समझिए, अफीम भारत में पैदा होता था, जैसे कि आज मैं आपसे बात करूं अफगानिस्तान में बहुत अफीम पैदा होता है, तो वो आपका उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया बाद में। तो अफीम जो भारत में होता था पहले जाता था वो कराची, कराची से वो जाता था चाइना। अब इसने क्या किया, इसने सिर्फ लाइसेंस दिया बम्बई के पोर्ट को। इसने कहा अब जो ये जाएगा आपका तो सिर्फ और सिर्फ बम्बई जाएगा पहले अफीम, और बम्बई से होके चाइना जाएगा। तो पहले वाला जो रूट था कराची वाला, उसमें बहुत खर्च आता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बचत होनी चाहिए थी वो बचत नहीं होती थी। तो इसने अफीम के लिए क्या किया, एक नया ट्रैक खोजा। अब अफीम कैसे जाएगा, कहाँ से होते हुए जाएगा बताइए, बम्बई से होते हुए चाइना या मिड एशिया जाएगा। तो इस तरह से इसने वहां से भी पैसा बचाया। तो कहने का मतलब जैसे इसने फायदा पहुंचाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप समझ पाए मेरी इसने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई। कि एक तो सैनिकों के भत्ते को घटा दिया, भारतीयों को शामिल किया ताकि कम वेतन में हो, दान की भूमि पर इसने टैक्स लगा दिया, और अफीम की खेती के लिए एक नया रूट जिस पर कम खर्च हो उसको इसने अपना लिया। इस तरह से इसने कंपनी को फायदा पहुंचाया। बात क्लियर है, बड़ी छोटी सी कहानी थी, ये हमको पता होना चाहिए। अच्छा, तो एक तो इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में हम बात करते हैं आपका सबसे चर्चित इसका आता है सोशल रिफॉर्म्स। तो इसके समय पर क्या हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हो गया। किस वर्ष में अंत हुआ सती प्रथा का, 1829 में। और इसके लिए जो भारतीय थे उनका क्या नाम था,
उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी का एक स्पेशल लेक्चर हम पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा मोहन राय के प्रयासों से क्या बोलेंगे यहाँ पर, अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, सती सिस्टम, सती सिस्टम ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ राजा राम, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अभी हम आपसे पूछेंगे कि सती प्रथा के बारे में एक क्वेश्चन हमारा आपसे पहले ये रहेगा कि क्या सती प्रथा अभी भारत में मौजूद है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो हमारा आपसे ये रहेगा, तो आप मुझे बताएं। आप कहेंगे भैया सती प्रथा के कहीं पर बहुत जगह आज भी बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं है नहीं है, लेकिन अभी 2023 में एक संगीता केस हुआ था गुजरात में, बहुत चर्चित रहा था, जिस लड़की ने अपनी जान दे दी थी और उस लड़की ने ये कहा था कि मेरे जो परिवारजन यानी ससुराल वाले हैं वे मेरे ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि मैं सती हो जाऊं मेरी पति की मौत के बाद। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर अंधविश्वास आज भी मौजूद है, आज भी जो दकियानूसी सोच है वो बहुत सारे लोगों की मौजूद है, आज भी लोग उस तरह से डेवलप खुद को नहीं करना चाहते। तो ये सती प्रथा थी क्या? सती प्रथा ये थी कि आपका, अगर मैं आपको प्राचीन समय से बताऊं तो प्राचीन समय से शुरू करते हैं आपका ऋग्वेद से। क्या भारत के शास्त्रों में सती प्रथा के बारे में कहीं वर्णित है? तो आप कहेंगे नहीं। बस ऋग्वेद का एक श्लोक था जिसमें उस श्लोक की अंतिम पंक्ति में अग्रे शब्द लिखा हुआ था। अग्रे का मतलब है कि यदि कोई विधवा हो गई है तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अग्र, अग्रे, आगे। उसी श्लोक को समय आते 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 उस प्राचीन चीज को बदल करके अग्रे को अग्ने कर दिया गया, यानी कि उस महिला को आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, उस महिला को अग्नि की ओर बढ़ना चाहिए। तो उसको क्या कर लिया, मैन्युपुलेट कर दिया गया। लेकिन बाद में मैक्स मूलर ने उसका खंडन किया और उसने सोर्सेज दिखाए बाद में कि ये तो गलत है, आपने जो मूल ऋग्वेद की चीजें थी उनको बदल दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ फिर? तो वहां पर तो नहीं है, बाकी अन्य किसी भी शास्त्र में इस बात का वर्णन नहीं मिलता, तो फिर सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? तो सती प्रथा के बारे में मैं आपको बताऊं, मुगलों के समय या आपका गुलाम वंश के समय मैंने बताया था आपको कि गुलाम वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रयास किए थे अपने समय पर, हाँ या ना? अकबर ने भी अपने यहाँ पर प्रयास किए, जहांगीर ने भी प्रयास किए, औरंगजेब ने भी प्रयास किए, और मराठा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने प्रयास किए, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने प्रयास किए। जैसे अहिल्याबाई होलकर जी आप जानते ही होंगे, उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाया, लेकिन अहिल्याबाई होलकर अपनी बेटी को सती होने से नहीं बचा पाई, उनकी बेटी भी सती हुई थी। इवन पंजाब में जो आपका गुरु परंपरा चली जिसमें सिख संप्रदाय में 10 महान गुरु हुए, उन्हीं में से जो तीसरे गुरु थे उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन बाद में आप देखोगे एक महाराजा रणजीत सिंह थे, बहुत चर्चित राजा रहे हैं सिख का साम्राज्य के। महाराजा रणजीत सिंह की पत्नियों ने आपका सती प्रथा को अपना लिया था, 4 पत्नियों ने। तो ये सती प्रथा का मतलब क्या था? तो सती प्रथा का मतलब था कि पति की मौत के बाद में खुद को आग के हवाले कर देना, खुद को अग्नि के हवाले कर देना है। जैसे साथी मैंने आपको जौहर और साका समझाया था, तो वो आपको क्लियर है? जौहर जब आपका इस्लामिक आक्रमणकारी हमारे देश में आते थे तो उनसे, उनके अत्याचार से बचने के लिए, ताकि वो भारतीय स्त्रियों नेता के साथ ना खेल पाएं, तो स्त्रियां खुद को आपका मौत के हवाले कर देती थी, अग्नि के हवाले कर देती थी। तो वहां से जौहर शुरू हुआ, ठीक है, ये भी हम सब ने पढ़ा था। लेकिन सतीत्व के बारे में जो जानकारी मिलती है वो नेपाल का एक शिलालेख है 463 BC का, वो जानकारी देता है। और एक आपका इसकी जानकारी हमको मिलती है, गुप्त साम्राज्य के दौरान एक शासक थे आपका आपका भानुगुप्त, उनके जो सेनापति थे उनका नाम था गोपराज, और गोपराज की पत्नी का 510 ईस्वी का एरन अभिलेख वो भी सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। ये हम जब आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तब आपको लिखवाएंगे इन सब। तो सती प्रथा का मतलब आप बताइए, प्राचीन समय से उल्लेख नहीं था, आप देखेंगे
जो 5वीं से 6ठी शताब्दी है उसमें सती प्रथा का एक उद्भव देखने को मिलता है। तो बताएं सती प्रथा के बारे में कब से कब तक देखने को मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण बताए गए। फिर सती क्यों, जैसे मान के चलिए कोई महिला है, अब आप जानती हैं पिछले समाज तो छोड़िए, आज के समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की तरक्की पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप देखते होंगे आज के समाज में अगर महिलाएं आगे जाना चाह रही हैं तो बहुत सारे पुरुषों को वो पसंद नहीं होता है, उस पर तमाम तरह के ताने वो कसते हैं। आज भी आप इस सब चीज़ को देखते होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको हम यूनिवर्सली लें, लेकिन कुछ ऐसे माइंडसेट होते हैं, हमेशा मौजूद होते हैं। अच्छा तो फिर ये मतलब इसको बढ़ावा क्यों मिला। तो आप समझ सकते हैं जैसे कोई महिला बची और वो उत्तराधिकारी बन गई किसी की प्रॉपर्टी की, तो बहुत सारे उसके परिवार के ही लोग सोचते थे कि ये महिला अगर अपने पति की चिता पर बैठ करके खुद को खत्म कर ले तो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह हमारे पास में बच जाएगी। ये हाल था कि अगर किसी ने सती होने से इनकार कर दिया, सती होने से किसी ने मना कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था पुर्तगाली एक गवर्नर था जिसने सती प्रथा का अंत किया, बताइए कौन व्यक्ति है। तो उसने पुर्तगाल में मना किया लोगों से। तो कहने का मतलब है जब सती किसी को करने के लिए जबरन प्रयोग किए जाते थे तो उसका एक सैनिक विरोध होने लगा था, पुलिस जाकर के उन लोगों को बचाने लगी थी। अगर महिला कोई सती ना हो तो उसकी समाज में स्थिति ये होती थी कि एक विधवा के तौर पर उसको कलंकित समझा जाता था कि ये हमारी जो भूमि है उसको कलंकित कर रही है, उसको पत्थर मारे जाते थे। जो अमीर घरों की महिलाएं थी या जिनका प्रभाव होता था, क्षेत्रीय प्रभाव होता था, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, हालांकि उनके लिए भी हीन भावना मन में तो होती ही थी। लेकिन जो गरीब थी, जो निम्न वर्ग की महिलाएं थीं या जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, उनका बहुत शोषण होता था। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार किए जाते थे, और कई बार तो वो महिलाएं, विधवा महिलाएं बाद में प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको मार दिया जाता था, या मारा नहीं जाता था तो उनका सामाजिक शोषण किया जाता था कि ये बहुत ही आपका एक गलत स्वभाव वाली महिला है, जिसका स्वभाव बहुत ही आपका गलत है, या बोले कि समाज के अनुकूल नहीं है। तो समाज ऐसा ही रहा है कि भाई आप अपना फायदा उठाने के लिए किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दो। तो इस तरह से ज्यादतियां की जाती थी। राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से जब हम कह रहे हैं तो भारत में बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किए, बहुत सारे समाज सुधारकों ने इसके लिए प्रयास किए। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि बेंटिक के पहले ही प्रयास नहीं हो रहे थे, पुलिस जाती थी बहुत समय पर, जब पुलिस को सूचना मिल जाती थी तो रोका भी जाता था। तो राजा राम मोहन राय जी के घर में यही घटना घटी। 1811 के आसपास की बात है। इनके बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती कर दिया गया। अब जब सती कर दिया गया तो इन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से जबरन एक महिला को सती किया जा रहा है। तो तभी से इनके मन में ये चिंगारी थी कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा और इस कुप्रथा का मैं अंत करूंगा। अब दोस्त मेरा दूसरा पक्ष सुनना, जब हम बात करें कुप्रथा का अंत करना, तो क्या जब उसके अंत करने के लिए प्रयास किए होंगे तो क्या सब भारतीयों ने इसको कुप्रथा मान लिया होगा, हाँ या ना। क्या सबने कहा होगा कि एक माल कस्टम्स है, यह एक बुरी प्रथा है, किसी ने इसको एक्सेप्ट किया होगा कि ये रिचुअल्स अच्छे नहीं हैं। तब लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया, उन्होंने कहा ये तो हमारे वेद कहते हैं और हमारे वेदों में ये कहा गया है। तो वेदों को भी मतलब बहुत बार मैनिपुलेट किया गया, उनको भी बदलने का प्रयास किया गया। ऐसा ही एक प्रयास मैंने आपको बताया किस तरह से श्लोक के साथ में छेड़खानी की गई ताकि उसको, उसकी गरिमा को कम किया जा सके। बात समझे। हाँ, सब कह रहे हैं कि भैया विरोध किया होगा, विरोध किया होगा क्या लोगों ने, कह रहे नहीं, बहुत विरोध किया इसका। लोगों ने कहा ये तो हमारी वैदिक प्रथाएं हैं, इनको हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। जब विधवाओं की शादी की बात आई इस देश में, जब ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने प्रेस आपका इसके लिए प्रयास किए, या डलहौजी के समय पर एक मसौदा तैयार हुआ, एक ड्राफ्ट बना जो कैनिंग के समय पर पारित हुआ, तो लोगों ने कहा कि विधवाओं की तो यही स्थिति होनी चाहिए, इनका जीवन तो इनके पति के साथ शुरू होता है और इनके जीवन का अंत इनके पति के साथ ही हो जाना चाहिए महिलाओं का। ये तो बहुत बुरी प्रथा है, इसको तो खत्म, अगर हम बोलें कि खत्म करने का प्रयास, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को मानती थी कि बुरी प्रथा, या जो समाज सुधारक थे, आम जन इसको कुप्रथा मानता ही नहीं था। तो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा फैक्ट मेरा तुम समझने के लिए तैयार क्या हो गए
आप ये समझना कि समाज में व्याप्त जो कुप्रथाएं हैं उनको उस समय पर सभी कुप्रथा मान लें ये जरूरी नहीं है। उनका वैलिडेशन लोग करते हैं, उसके पक्ष में लोग होते हैं, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो व्यापक स्तर पर सोच करके उसके विद्रोह में आते हैं। राजा राम मोहन राय को भी बहुत विद्रोह झेलने पड़े। जब आप एक सही चीज करने के प्रयास में होंगे तो आपको बहुत विद्रोह झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तब आपके सामने झूठे लोग अपने झूठ को साबित करने के लिए तमाम तरह के रास्ते अपनाएंगे। तो ये प्रयास हुए, यहाँ पर सती प्रथा का अंत हुआ। और सती प्रथा का अंत कहाँ पर हुआ? सबसे पहले याद रख लेना, सबसे पहले इसको बंगाल में इंप्लीमेंट किया गया 1829 में। और बंगाल के बाद में इसको आपका कहाँ पर, बंगाल के बाद में इसको दो जगह थी, मद्रास और बम्बई। मद्रास और बम्बई पूछा जाता है। मद्रास और बम्बई के लिए एक आपका बाकायदा एक एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया और 1830 यहाँ पर भी अंत कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारी प्रथाएं इसने अपनी अंत की, जैसे ठगी प्रथा का अंत। ठग समझते हो? इसके लिए तो अब कानून भी है। ठगी प्रथा का अंत क्या बोलेंगे? एंड ऑफ ठगी सिस्टम। एंड ऑफ ठगी सिस्टम। एंड ऑफ ठगी सिस्टम। ठग होते हैं, कुछ भी बहका देंगे आपको, सम्मोहित कर लेंगे। सम्मोहन विद्या समझते हो ना भाई? वो तो विज्ञान है एक। सम्मोहित किया जा सकता है किसी को भी, और सम्मोहित करके उसने अपने गले की चैन पहनी हुई है तो चैन दे देगा, अंगूठी दे देगा, अपना मोबाइल पर सब दे देगा। ठग होते थे जो आम जनों को लूटते थे और उनका एक गिरोह होता था। तो इन्होंने बोला कि भाई ठगी भारत से कैसे खत्म की जाए, तो कठोर दंड का प्रावधान किया गया। और वो कठोर दंड इस तरह से किया गया कि भारत में 1500 ठगों को चुना गया और 1500 ठगों को मृत्यु दंड दिया गया। और इसके लिए एक अधिकारी का अपॉइंट किया गया था, इसका नाम था सिलीमैन। ये डलहौजी के टाइम पे भी आएगा ये सिलीमैन नाम, तब भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कौन था ऑफिसर? इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसका नाम था सिलीमैन। अब आप समझना, बेंटिक जो है बहुत सारे सामाजिक सुधार कर रहा है। एक चीज क्या की इसने? एक किया इसने, शिशु वध पर रोक लगाई। शिशु वध, लड़कियों को मारा जाता था, शिशु वध पर रोक लगाई। रोक लगाई। और साथ में इसने जो शिशु बलि थी, शिशु बलि पर रोक लगाई। शिशु बलि पर रोक लिखेंगे। ही बैंड इन्फेंटिसाइड। बैंड इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सैक्रिफाइस। एंड चाइल्ड सैक्रिफाइस। ये तो आप समझते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है कि भाई आपका बच्ची हुई है, अब मान के चलो उसने बोला कि भाई कुप्रथा के चलते हुए। कुप्रथा क्या, किसी भी कुप्रथा के पीछे जिम्मेदार हम ही लोग रहे हैं और हम उसमें शामिल रहे हैं, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे, आज हम विकसित भारत कहते हैं और गवर्नमेंट बहुत सारी योजना भी चलाती है, बदलाव जैसी योजना, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी, जिसको पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम से हम जानते थे। लेकिन आप मुझे बताना, एकदम अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या अभी भी समाज ऐसा हो चुका है कि वो अपने एक घर में पैदा होने वाली बेटी के लिए समान रूप से खुशियां समस्त समाज मनाता हो? समस्त समाज मतलब क्या प्रत्येक व्यक्ति आज खुश है इस बात से कि हमारे घर में बेटी हो या बेटा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो आप कहेंगे आज भी हम विकसित भारत की परिकल्पना और हम एक श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, लेकिन आज भी हम एक दकियानूसी सोच के शिकार हैं कि वह हमारे घर में बेटी जन्म ना हो। वो क्यों, मतलब ऐसा माइंडसेट क्यों हुआ लोगों का? वो क्यों चाहते हैं कि उनके घर में बेटी ना हो? तो उसके पीछे समाज जिम्मेदार है, समाज की कुप्रथाएं जिम्मेदार हैं। जैसे कि आप देखते होंगे दहेज के नाम पर हो रहे शोषण। तो एक गरीब व्यक्ति तो इसी बात से डरता है कि उसके पास में वो धन नहीं होगा तो कल को उसके साथ में अत्याचार होगा। और साथ में जो सामाजिक शोषण है, ठीक है, बच्चियों का जो शोषण है इस तरह से समाज के द्वारा किया जाता है। और जब छोटी छोटी बच्चियां होती है, इवन आप उन्हें घर के बाहर स्वतंत्र रूप से खेलने तक के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समाज में बहुत सारे दरिंदे जो जिनकी शकल पर भी दरिंदा नहीं लिखा हुआ है मौजूद हैं, जो बच्चों का भी उत्पीड़न और शोषण करते हैं और खूब करते हैं। अक्सर इन घटनाओं से आप बेशक परिचित होंगे। तो बहुत सारी जो प्रथाएं हैं उसके लिए मानव जिम्मेदार है।
तो उस समय पे क्या था, शिशु वध कर दिया जाता था, और आपका विशेषतः बच्चियों का शिशु बलि दी जाती थी कि इस तरह से इस बच्चे की बलि दे दी जाए तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपका हमारे जो बिगड़े काम है वो बन जाएंगे। अक्सर यही दुहाई दी जाती है किसी भी काम के लिए, अच्छा तुम्हारा ये काम रुक रहा है तो तुमको ये चीज़ अपना लेनी चाहिए, ये चीज़ अपना लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैं आपको बताऊं, केरल में दक्षिण भारत में आप जाओगे तो गुरुवयूर देवता बहुत चर्चित है। तो एक पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उसमें क्या था कि एक शोध किया गया गुरुवयूर देवता के ऊपर, और वो शोध ये था कि अब जो गुरुवयूर देवता हैं इनकी कृपा भक्तों पर नहीं बन रही है, ऐसा क्या हो गया? पहले तो बड़ा अच्छा समय था, आज तो कृपा भक्तों के ऊपर भगवान मौजूद नहीं होते, कोई गलत घटना घट जाती है तो उससे बचाने के लिए ईश्वर को आना चाहिए। ईश्वर क्यों ही गलत घटना घटने देते हैं? क्यों जिसके मन में गलत विचार पैदा होते हैं ईश्वर उसके विचारों को नहीं तब्दील कर देते हैं? एक शोध किया गया बड़ा अच्छा, अब आप समझना। तो उस शोध में ये आया कि ये कारण क्या है कि गुरुवयूर कृपा की दृष्टि आपका कम हो रही है लोगों पर, अपने भक्तों पर कम हो रही है। तो उसमें वहाँ के लोगों ने जो शोध किया उसमें कहा कि एक तो जो लोगों के अंदर जो उनका खान पान है वो तब्दील हुआ है और मांसाहार की तरफ वो बढ़ गए हैं। दूसरी चीज, जो पुजारी हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, वो उस भाव से अब देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, और जो लोगों के अंदर के लालच हैं वो विकसित हुए हैं। इस तरह इस वजह से अब देवता जो हैं कृपा नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके पीछे का मोटिव आप समझ सकते हैं। उस समिति ने रिपोर्ट क्यों दी? तो उस समिति ने रिपोर्ट इसीलिए दी कि कहीं भगवान के डर से ही ये लोग इन चीजों को तब्दील कर दें, अपने खान पान को, पशुओं आदि को, जीवों आदि को ये ना मारें। या दूसरी चीज उन्होंने उस समय पर ये कह दी कि आपका जो ये अपने आचरण है उसको सही करेंगे, जो पुजारी लोग हैं वो सही तरीके से लोगों को गाइड करेंगे, धन की लूट नहीं करेंगे बेवजह का। जैसे कि मैं गया एक बार, मैं आपको बताऊं अपना ही एक प्रसंग। जब मैं पुष्कर गया, अभी पीछे की बात है, पिछले वर्ष की, पुष्कर हम गए तो वहाँ आप जानते ही होंगे ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो हम पूजा के लिए बैठ गए वहाँ पर। तो उन्होंने बोला जी हाँ तो पूजा करनी पड़ती है। तो हम तो जा रहे थे दरअसल में माउंट आबू, तो रास्ते में पड़ा, उनका चलेंगे देख के। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग थे और हम 3 दोस्त थे, तीनों को वो अलग अलग ले गए पूजा के लिए। तो वहाँ पर जो है प्रसाद के नाम पर ये था कि वहाँ पर पर्ची कटती है, 5100 रुपये, 11,000 और 21,000 रुपये की पर्ची। तो उन्होंने मुझसे जब पूजा करवाई तो लास्ट में उन्होंने बोला कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा, 5100, 11,000 और 21,000 का। मैंने कहा कि वो तो मेरी मर्जी है ना कि मैं संकल्प लूं या नहीं लूं, या कितने रुपए का लेना है वो तो मेरे ऊपर निर्भर होना चाहिए। आप बताओ होना चाहिए या नहीं? या मान के चलो कोई गरीब व्यक्ति वहां पर आ जाए, वो तो गरीब व्यक्ति वहां पर आ जाए, वो तो संकल्प ही नहीं ले पाएगा। या मान के चलो किसी के पास वो धन नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा इस पूजा को अभी तत्कालीन अधूरी छोड़ा जाए। तो मेरे दोस्त थे दूसरे जो वहां बैठे हुए थे, मंजीत भाटी, तो उनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी उन्होंने संकल्प कितने का लिया है? तो पंडित जी ने उन्हें बताया कि ये संकल्प उन्होंने ले लिया जी 11,000 रुपये का अपने पास से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा संकल्प भी 11,000 का कर दो, अगर मित्र ने 11,000 का संकल्प लिया है तो इसमें क्या दिक्कत है? बाद में आकर के उन्होंने बोला जी 11,000 की पर्ची जमा होनी है। मैंने कहा मैंने तो कोई संकल्प नहीं लिया ऐसा। तो फिर बाद में हमने उनसे मना कर दिया कि भैया हम ये पैसे नहीं देंगे यार, ये तो मतलब जबरन तुम ऐसे कैसे पैसे ले सकते हो, और पुष्कर में यही होता है। तो कहने का मतलब है कि वो अपने आचरण को सुधारें, उस तरह का मैसेज उस समिति ने दे दिया ताकि लोग, लेकिन क्या लोगों का आचरण सुधरता है? आप कहेंगे नहीं, तो बिल्कुल नहीं सुधरता। तो समाज में जो कुछ भी मौजूद व्याप्त कुरीतियां हैं, जितने भी बैड कस्टम्स हैं, वो सबकी देन हम सब ही हैं, और उसमें खराब लोगों के बीच में अच्छे लोग पिसते हैं और पिसते रहेंगे। तो शिशु वध पर इसने रोक लगाई। ठीक है, आगे आते हैं। इसके समय पर ही क्या हुआ, इसके समय पर याद रख लेना, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, और देखो भारतीयों की सोच को कैसे गुलाम बनाया गया।
अभी तक सोच गुलाम नहीं है हमारी, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, बनाया गया। क्या बोलेंगे? मीडियम ऑफ एजुकेशन, क्या बोल सकते हैं हम इसको? मीडियम ऑफ, या मेड इंग्लिश, इंग्लिश एजुकेशन द मीडियम, मेड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज द मीडियम, माध्यम बना लिया। और इसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, वो कौन व्यक्ति है उसका नाम सब जानते होंगे, ठीक है। और इसी के समय पर वो पहला विधि आयोग भी बनाया गया, अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया गया, पहला विधि आयोग, पहला विधि आयोग बना, फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन इसके समय पर बना था, बहुत पूछा था, बेंटिक के समय, वाज established in 1934। और इसी विधि आयोग का जो अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष बना था, उसका नाम था मैकाले। कितने लोग मैकाले के नाम से परिचित हैं? मैकाले के नाम से कितने लोग परिचित हैं, मुझे बताएं। अभी लोग जानते होंगे। देखो, लॉ कमीशन की बात कर लेते हैं, फिर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम की बात करेंगे। तो लॉ कमीशन का मतलब विधि यानी कि कानून। और आज मुझे बताइए कि हमारे देश में कौन सा प्रोसीजर चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, उस अपराध के लिए क्या सजा मिलेगी। तो इसके लिए आज भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस। बीएनएस का नाम पहले हुआ करता था आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड 1860, जो लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 को भारत में। और अभी पिछले वर्ष तक वही लागू था, 2023 बीएनएस तब तक नहीं आई, तब तक वही लागू था। और उसमें तो लिखे हुए पनिशमेंट, यानी कि आप जो अपराध करोगे उस अपराध के लिए आपको क्या दंड मिलना चाहिए, ये तो हो गया आपका पनिशमेंट। लेकिन आपने अपराध कर दिया तो आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, पुलिस के बाद में कुछ कोर्ट प्रोसीजर होगा, जज साहब आपको सजा सुनाएंगे। ये पहले हुआ करता था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970, जो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था, जिसका नाम अभी हो गया है बीएनएसएस। ये नामों से आप परिचित हैं, थम्स अप करें। अभी बहुत सारे साथी जो हमारा यूपीएसआई का एग्जाम देंगे, उनको बीएनएस और बीएनएसएस को पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, 1934 लिख दिया आपने गलती से। ओके नहीं, 1834 होगा, रियली सॉरी। ठीक है, ये कर लिया करो, 1834, ठीक है। इसका अध्यक्ष बनाया गया मैकाले को, और यही व्यक्ति है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जिम्मेदार बनाने के लिए। अब इसका देखो, 1 मिनट पर हमको देखना होगा। मिनट का मतलब क्या है? हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। आपको याद हो 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर कितने रुपए खर्च होने की बात की गई थी? 1813 का अगर आपने चार्टर पढ़ा हो तो, हमने पढ़ाया था आपको पॉलिटी में, तो हमने कहा था कि 1813 के चार्टर में एक बात की गई कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। अब वो 1 लाख रुपए किस तरह खर्च होंगे, इस सब के लिए फिर मंथन करना पड़ा भाई। 1813 के बाद में तो वो चीज़ें चल रही थी कि भाई कैसे स्कूल खोला जाए, स्कूल खोला जाए तो किस तरह खोला जाए, ठीक है। या आपका उस 19 किलो में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, या भारत की जो प्राच्य विद्या है, प्राच्य विद्या का मतलब जो भारत का आपका ज्ञान है उसी को आगे पढ़वाना है, या फिर जो पाश्चात्य शिक्षा है यानी कि जो वेस्टर्न आपका एजुकेशन है उसमें आगे बढ़ना है। तो इस सब पर बहुत मंथन हुआ था इन वर्षों के दौरान। तो इसी समय पर आपका मैकाले को भी ये काम दिया गया। तो मैकाले 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 क्या था आपका? ये सभापति था उसी समिति का। तो इसने क्या बोला, इसका जो रुख था ये समझना, इसका रुख था आपका वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ। भाई आदमी वहीं का है, ये इसका रुख तो वहीं का होगा ही, पाश्चात्य शिक्षा की ओर इसका रुख था। यानी कि ये वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में सोचता था कि भाई जो शिक्षा है वो आपका वेस्टर्न हो। और इसी के लिए इसने 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को एक हम चीज़ देखते हैं जिसको बोलते हैं हम मैकाले विवरण। 2 फरवरी 1835 को क्या है? मैकाले विवरण, जिसको जिसको हम मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं, मैकाले मिनट्स के नाम से। अब मैकाले मिनट्स का क्या मतलब है? तो इसने बताया कि भाई जो शिक्षा होगी वो पाश्चात्य शिक्षा ही क्यों होनी चाहिए। भारत का जो दर्शन है,
भारत का जो गणित है, भारत का जो ज्योतिष है, भारत का जो विज्ञान है, वो किसी काम का नहीं है, ऐसा मैकाले ने कहा। और उस मिनट में वो जो बात करता है, तो उसने क्या बात की? पहली बात तो उसने की थी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। और एक बड़ी चर्चित बात आती है कि उसने ये कहा था कि यूरोप के एक अच्छे से पुस्तकालय की एक अलमारी का ज्ञान भी भारत के ग्रंथों और अरबी ग्रंथों से बेहतर है। यानी उसने कहा इस पूरे भारतवर्ष में जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है, अरबियों के पास में जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है, उस सबसे कहीं ज्यादा बेहतर एक अच्छे पुस्तकालय यूरोप की एक सेल्फ उसकी तुलना कर सकती है, और वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि उसने यूरोपीय ज्ञान को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। अब उसका काम क्या था? दरअसल में उसके पीछे मनसा क्या थी? उसकी मनसा ऐसी नहीं थी कि भारतीयों को कोई बहुत बेहतरीन शिक्षा या पद्धति वो देना चाहता था। इस बात को आप भी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान ऐसा नहीं है जिसको अनदेखा किया जा सके। उसका काम था एक मध्यम वर्गीय समूह तैयार करना, एक ऐसा समूह जो सोच और समझ से अंग्रेजों के लिए समर्पित रहे। ऐसे क्लर्क हमको मिल जाएं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करें, अंग्रेजी भाषा को सीख जाएं, जो अपने दिमाग से एकदम से आपका यूरोपीय हों। उसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेज और भारतीय जनजागरण है, या जो भारतीय जनता है, उसके बीच में एक सेतु का काम ये वर्ग करेगा जो अंग्रेजी पढ़ लेगा। उसने कहा जितने भी संस्कृत के कॉलेज चल रहे हैं, जितने भी मदरसे चल रहे हैं, उन सबको जो भी सहायता दी जाती है उस सहायता को बंद कर देना चाहिए। उनको जो भी सरकारी अनुदान मिलता हो उसको बंद कर देना चाहिए। और अंग्रेजी के जो भी स्कूल खुले उनको सहायता दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। इससे भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन, न्यायालय और व्यापार के काम के लायक बनाए जाने की उसकी सोच। बात समझ गए? उसने कहा कि जो ईसाई धर्म है वो अधिक सभ्य और नैतिक है, और शिक्षा के जरिए पश्चिमी नैतिक मूल्यों को बढ़ावे का विचार उसने रखा। वो क्या चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। वो सोच रहा था कि वो सेना हमारी तैयार होगी जो अंग्रेजी में पढ़ेगी, जो शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन सोच से, भाषा, आत्मा से क्या हो जाएंगे? अंग्रेज हो जाए। तो मैकाले की सोच और समझ समझ गए होंगे आप। मैकाले क्या चाहता था ये भी आप समझ गए होंगे। तो उसने तुलना की, ये यूरोपीय ज्ञान भारतीय ज्ञान से कहीं ज्यादा बेहतर है। बात समझ गए? यही तो हमारी मानसिकता रही है। आज अगर आप साथी, आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके बीच में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग जाए, तो सही मायने में बताना, जैसे कि आप गांव के बच्चे हैं, आप गए कहीं पर और आपके बीच में कोई ऐसी एक लड़की आ गई, या मान के चलिए कोई लड़का आ गया जिसने फर्राटेदार अंग्रेजी बोल दी, जब आप कहीं बाहर गए तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है? सही मायने में बताइए। क्या आपको एक पल को ये नहीं लगता है वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है? बशर्ते कुछ लोग होते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो उनका इंटरव्यू, उन्होंने अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आया, आप इसे प्लीज हिंदी में बताएं। किसी की अगर एक भाषा पर पकड़ है और आपकी नहीं है, इस दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, उसकी शायद अन्य भाषाओं पर पकड़ नहीं होगी, तो आप अपनी भाषा के प्रति गौरवान्वित रहें और उस पर जोर दे करके इस बात को कहें उसी समय कि हम सब की समझ में नहीं आया। समझ रहे हैं? होता है ना। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है क्रिकेट पर। विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया जी टेस्ट क्रिकेट से, उसके बारे में दो शब्द बोल दें, मतलब भाई वो खेला अपनी पूरी जिंदगी बढ़िया तरीके से, स्पिरिट था, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया। उनकी जीत के साथ में जब देश जीतता है तो पूरी जनता खुश होती है। इस जनता ने, इस देश ने उनको बहुत पैसा दिया, बहुत धन दिया। विराट कोहली ने अपनी छुट्टियां मनाने का विचार लंदन में किया, और आप समझ रहे होंगे उस लंदन ने हमारे साथ में क्या किया। आप सोच के देखिए कि अगर कल को रोहित शर्मा संन्यास लेके ये बोले कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, या सानिया मिर्जा का हमारे देश में विद्रोह हुआ, एक की सानिया मिर्जा ने शादी एक पाकिस्तानी से कर ली, क्यों? क्योंकि हम यही मानते हैं ना कि पाकिस्तान हमारे लिए एक सिरदर्द है।
हमारी जो जन भावना है, यूं तो उस देश के जो नागरिक हैं वो उस देश से प्रेम करते होंगे, उस देश की सेना उस देश के लिए लड़ रही होगी क्योंकि वो भी उनका धर्म है, और हमारे सेना का धर्म है हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ के टैक्स पेयर्स का पैसा, यहाँ की उनकी अपनी भावनाएं हैं इस देश के लिए। लेकिन कल को मान के चलो रोहित शर्मा अगर जाकर के इस्लामाबाद रहने लग जाए तो आपको खराब क्यों लगेगा? इस कारण की विवेचना आपको खुद करनी होगी, क्यों लगेगा। उतना ही खराब मुझे भी लगा कि वो लंदन चले गए। कि इन भारतीयों का खून पसीना, अगर आप अध्ययन करोगे, मैं आपको सब कुछ शायद बता चुका हूं 200 वर्षों में, आगे आगे तो आप जानोगे। ब्रिटिश शासन की तो अभी सही मायने में शुरुआत भी नहीं हुई है, आप इनका अत्याचार धीरे धीरे देखोगे। तो ये मेरा एक मत है, बाकी खिलाड़ी तो वो शानदार हैं, सुपरस्टार हैं, इस देश ने बहुत प्रेम दिया है उनको, और उन्होंने भी इस देश को रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है। तो ये मेरी मतलब खुद की निजी समझ है, ठीक है। उस पर बहुत सारे लोग आप एग्री हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी हो सकते हैं, वो कोई मत ही नहीं है, मतलब एग्री होने ना होने का कोई अर्थ नहीं है। तो बात समझ रहे हैं, मैकाले ने क्या किया, एक नई फौज बनाएंगे, और इस तरह से मैकाले ने भारत में क्या कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना लिया। एक नई चीज आई यहाँ पर, एक चीज, छोटी सी चीज और बताएंगे हम आपको। एक चीज चलती है व्हाइट मैंस बर्डन, आप बताना आप इससे कितने, व्हाइट मैंस बर्डन, मैंस बर्डन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोल देंगे, सफेद व्यक्ति का बोझ, सफेद व्यक्ति का बोझ, समझना। ये जितने भी लोग यहाँ पर आए, ये लोग हमेशा कहते थे कि पश्चिमी सभ्यता पूर्वी सभ्यता से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम आपको जब शिकागो का भाषण पढ़ाएंगे, जब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे उन्होंने विश्व धर्म सभा जो सम्मेलन था उसमें क्या बोला था, कैसे उन्होंने बताया था कि पश्चिमी सभ्यता क्या है, पूर्वी सभ्यता क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। और तब उनकी दीवानी बन गया था पूरा यूरोप जब उन्होंने इस तरह की बातें की, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये लोग क्या मानते थे, ये लोग मानते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके ऊपर एक कर्ज है कि जितने भी एशिया और अफ्रीका के काले लोग हैं वह एक खराब सभ्यता के लोग हैं, उन सब लोगों को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने का जो उत्तरदायित्व है, जो बोझ है, वह अंग्रेजों के ऊपर है, यूरोपियंस के ऊपर है, गोरे लोगों के ऊपर है। इसी को बोलते व्हाइट मैंस बर्डन, कि तुम इस बर्डन को लेके पैदा हुए, तुमको इनको सुसंस्कृत बनाना है। जो खुद सुसंस्कृत नहीं हुए, जो खुद सभ्य नहीं हुए, वो हमारी सभ्यता को सुसंस्कृत और सभ्य करने की बात कर रहे थे। तो किस तरह से, मतलब आप ये समझिए कि भारतीयों के ऊपर थोपा गया इन सब चीजों को, कि हम तो जो है इनकी सभ्यता को विकसित कर रहे हैं। बात समझेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। पहला विधि आयोग समझ गए। 1832 में, 1832 में अजमेर में, अजमेर में देसी राजाओं का, देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया गया। मैं जो आपको समझाता और सिखाता हूँ, कुछ सीख आप समझते भी हो या ऐसे ही वही बस परीक्षा की दृष्टि से नोट डाउन कर लेते हैं, इतना भर। देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया गया, देसी राजाओं का। करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तो फिर हमारी अपनी समझ है। इन 1832 ए कोर्ट ऑफ नेटिव, कोर्ट ऑफ नेटिव, नेटिव किंग्स, किंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन अजमेर। यहाँ पर अजमेर में जो 6 राजा थे उनको बुलाया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपना एक्सपेंशन करना था और देसी राजाओं के साथ में अच्छे संबंध स्थापित हों। तो कितने राजा आए थे इस दरबार में? 6 राजा आए थे, जयपुर से लेकर के यहाँ के आसपास की जितनी भी रियासतें थीं। और ये अजमेर के आपका हुआ था, ये आपका अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था रीट परीक्षा में, तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? तारागढ़ दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग को जैसे ही बेंटिक ने देखा, उसने तारागढ़ दुर्ग को कह दिया था कि ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, सेकंड जिब्राल्टर ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जब इन्होंने इसको जिब्राल्टर कह दिया,
तो दूसरा जिब्राल्टर कहाँ है, तो पहला जिब्राल्टर कहाँ पर मौजूद है, बोलेंगे क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? तारागढ़ दुर्ग में। इसको इसने बोला दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, सेकंड जिब्राल्टर ऑफ द वर्ल्ड। किसने कहा ये बात? ये कहा है बेंटिक ने, बेंटिक ने। सेकंड जिब्राल्टर ऑफ वर्ल्ड। अब आपको पता होना चाहिए, कभी भी परीक्षा में आए, जो बच्चे राजस्थान के वो जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान से कौन कौन है, एक बार थम्स अप करें। राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कहते हैं, तो पूछा जाता है अजमेर का तारागढ़ फोर्ट है। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं, भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? भारत का, भैया यूरोप में है जिब्राल्टर। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आप कहेंगे भैया, जो अगर कभी भी पूछेगा भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो कहीं किनारे पे लिखिए आप अपनी कॉपी में, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर फोर्ट को कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहते हैं। देखिए याद रखेंगे इसको। अगली बात इसकी क्या रही? 1835 में, 1835 में प्रेस को स्वतंत्रता दी। अंतिम समय में प्रेस को स्वतंत्रता दी, फ्रीडम टू, फ्रीडम टू प्रेस, प्रेस। और प्रेस, प्रेस, प्रेस ने क्या लेके आया यहाँ पर? ये भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम 1835, इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट 1935, सॉरी 1835, इंडियन प्रेस एक्ट। कभी कभी ध्यान आ जाता है 1819, इंडियन प्रेस एक्ट 1835। अब इसमें क्या कह दिया गया? इसमें कह दिया गया प्रेस यानी कि समाचार आदि के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेस। क्यों? ये भी इन्होंने अपने फायदे के लिए किया, अपने, ऐसा नहीं कि इन्होंने आपका कोई ऐसे जनता को छूट देना चाह रहे थे। क्योंकि इस यहाँ पर जब इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों के खिलाफ अभियान किया, सती प्रथा, शिशुवध या अन्य प्रथाओं के बारे में जब इन्होंने काम किया, तो भारतीय समाज क्या है, इनसे खिन्न होने लगा। और एक वर्ग हमेशा मौजूद रहता है जिसको कुप्रथा, कुप्रथा लगती नहीं है, उसको लगता नहीं है अच्छी व्यवस्था है। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, लेकिन उनकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जब 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष के बाद में ये देश उन व्यवस्थाओं की मार झेलेगा। क्योंकि आप देश में इस तरह का बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमारे देश में, हमारा देश इसलिए बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत है। नहीं मेरे दोस्त, आपसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है, और चीन ने बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया है, बहुत बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी। और रिसोर्सेज की बात करें तो वो प्रोडक्शन में आगे पहुंचा है, वो पहले नहीं था। उसने अपने रिसोर्सेज का अच्छा प्रयोग करके, दोहन करके उसको आगे बढ़ाया है। क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर धर्म के नाम का झगड़ा नहीं है, वहाँ पर जाति के नाम का झगड़ा नहीं है। और हिंदुस्तानी अक्सर धर्म और जाति के झगड़े में ही फंस करके रह जाएंगे। और जब कभी कभार भारत पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति आएगी, तब हमारे अंदर थोड़ा सा देश प्रेम झलकेगा, जो कि कुछ समय के लिए होगा, जैसे ही चीज़ें शांत होंगी। और उस समय पर यदि बात आ जाएगी आपका, कहीं पर कोई जातिगत झगड़ा हो जाए, तो हम उसका सपोर्ट बड़े पुरजोर तरीके से करते हुए देखते हैं, और तब हम देश जैसी भावना को विस्मृत कर चुके हो, भूल चुके हो। तो प्रेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो भी हम बदलाव कर रहे हैं इस देश में, वो जनता तक पहुंचे तो सही, तो उसको प्रेस लिखेगी। अब हम किसी बात का कारण बताएं कि भाई हम सती प्रथा को क्यों खत्म कर रहे हैं, तो लोगों तक कारण भेजना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, मान के चलो मेरी बात है, मेरी बात पूरा देश नहीं सुन रहा ना इस समय। अब मुझे ये बात पूरे देश को सुनानी हो, और मेरी बात कहीं पर जाए, कोई कट पिट होकर के कहीं से, जैसे बहुत सारे लोग कटिंग कर देते हैं मेरी बातों की यहाँ से यहाँ तक, तो मैं कई बार देखता हूँ लोगों के, तो वो उतना सा माइंडसेट समझ के ये बोल देते, अरे भैया ऐसा नहीं है,
तो मैं ये समझता हूँ कि किसी एक बात को समस्त लोग सुन ही नहीं सकते। अब अंग्रेजों ने किसी प्रथा को खत्म कर दिया तो उनकी बात पूरा देश थोड़ी ना सुन सकता था। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि समाचारों को थोड़ी छूट दे और उसमें वो लिखें सती प्रथा का अंत क्यों किया, क्यों जरूरी है, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंचे, प्रचारित प्रसारित हो। बात समझ गए? तो 1835 में इन्होंने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। और फिर यहाँ से क्या हुआ आपका जो बेंटिक है, एक तो इसके समय एक घटना और थी इस बेंटिक के समय पर। इसने इसने इलाहाबाद में हाई कोर्ट कहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ था बताइए जरा मुझे। सुप्रीम कोर्ट किस जगह था? इसने इलाहाबाद में सदर निजामत अदालत, सदर निजामत अदालत के समय नियुक्त होते थे सदर अमीन, भारत का सबसे ऊंचा पद मिलता था भारतीयों को। सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत की स्थापना की। सदर दीवानी अदालत की स्थापना की किस जगह? इलाहाबाद में। क्योंकि इससे पहले कोर्ट था आपका, आप जानते ही हैं, कलकत्ता में था। कलकत्ता इधर उत्तर भारत के लोगों को जाने में बहुत दूर पड़ता था, इसीलिए उसने कहाँ बना दिया इसको? थोड़ा सेंटर में, इलाहाबाद में। देख लेंगे इसको। ही स्टैब्लिश्ड सदर निजामत कोर्ट एंड सदर दीवानी कोर्ट इन इलाहाबाद। और यहीं पर एक छोटी चीज उसने एक और की थी कि जितने भी हायर कोर्ट हैं, अब तक हायर कोर्ट में क्या चलती थी? फारसी चलती थी। और हायर कोर्ट में ऊंचे जितने भी न्यायालय थे, उच्च न्यायालय में इसने फारसी की जगह अंग्रेजी को थोप दिया। फारसी की जगह इंग्लिश को थोपा, या इंग्लिश को लागू किया। बात क्लियर है भाई साहब? क्या बेंटिक के सारे प्रयास आप सब लोगों के लिए क्लियर है? सर जी थोड़ा तेज बोलिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक नहीं आ रहा है? बोले भाई, बोले भी फटाफट से। हाँ हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं ये मोबाइल देखिए। शुरू करें आगे। फिर आता है इसके बाद में मैटकॉफ। आप कहेंगे भैया समाचार पत्र अभी आपने बताया है कि लाइसेंस अनिवार्य नहीं है, बेंटिक ने कह दिया, लेकिन मैटकॉफ जो व्यक्ति है ये 1835 से 36 आया। और इसको कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। तो फिर इसको क्यों कहते हैं भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता? नोट करें भैया तब समझेंगे। मुक्तिदाता क्या बोलेंगे? लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बोल लीजिए या इंडियन प्रेस बोल दीजिए, न्यूज़पेपर्स। इसने क्या किया था देखो, दरअसल में 1823 में एक आया था प्रेस सेंसरशिप एक्ट, लिख रहा हूं उसको कहीं साथ, 1823। 1823 में क्या था? एक प्रेस सेंसरशिप एक्ट लेके आई थी ब्रिटिश सरकार। प्रेस सेंसरशिप एक्ट कब का था? 1823 का। इसमें यह कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार की आलोचना कोई अखबार नहीं कर सकता, अंग्रेजी सरकार की आलोचना नहीं होगी। आप और कोई काम कर सकते हैं लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसे आज की सरकारें भी आप देखती होंगी न्यूज़ चैनल पर बड़ा बैन लगाती हैं, ठीक है। 1823 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया और अंग्रेजी सरकार की आलोचना जिसमें नहीं हो सकती थी। लेकिन 1835 में जब मैटकॉफ आया तो मैटकॉफ ने इस प्रेस सेंसरशिप अधिनियम को, क्योंकि इसके खिलाफ में भारतीय विरोध बढ़ता जा रहा था और बेंटिक को वो सारी खबरें जो ब्रिटिश शासन किस प्रकार से भारत में सुधार कर रहा है और किस तरह एक नए भारत का निर्माण कर रहा है, किस तरह हम भारतीयों की सभ्यता खराब है और इन अंग्रेजों और यूरोपियंस की सभ्यता हमसे बेहतर है, वो सब ये दिखाने के लिए पीछे माइंडसेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि कैसे भी करके इन सब लोगों को कैथोलिक या ईसाइयत की तरफ भेजा जाए। इस तरह के प्रयास हो रहे थे और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बन करके इसको उभारा गया, ठीक है। लेकिन इस मैटकॉफ के बारे में अगर मैं निजी रूप से आपको बताऊं, ये वही मैटकॉफ है जो भारत की गुरुकुल परंपरा के एकदम खिलाफ था। इसका स्टेटमेंट आया था कि अगर तुमने भारत में इन गुरुकुल्स को खत्म नहीं किया तो आप चाहे जितने भी वर्ष यहां राज कर लें,
इसको मैकाले ने भी एक बार ब्रिटिश संसद में जैसा कहा था कि मैं भारत में घूम करके आया हूं और मैं ये जान चुका हूं कि आप भारतीयों पर जितना भी चाहे शासन कर लें, जब तक उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं भरा जाएगा, उनके अंदर हीनता का भाव नहीं पैदा किया जाएगा, ये अच्छा हम तो अंग्रेजी नहीं जानते यार, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और हमारी तो अंग्रेजी पर पकड़ ही नहीं है, तो हम तो अच्छा पढ़े लिखे नहीं हैं। आचार्य चाणक्य कौन सा इंग्लिश में आपका मौर्य साम्राज्य को डेवलप कर रहे थे, आप सोचना जरा। क्या वराहमीर इस देश को गणित अंग्रेजी भाषा में दे रहे थे? या ब्रह्मगुप्त ने इस देश को गणित क्या अंग्रेजी भाषा में दिया? या जितने भी व्यक्तियों ने हमारे यहाँ ज्योतिष को लिखा या चिकित्सा शास्त्र जो दुनिया में सबसे बेहतर है चरक, क्या उसको वो अंग्रेजी में लिख रहे थे? आप सोचना जरा इस बात को। तो आप कहेंगे भैया ये तो सही बात है, इसका तो कोई लेना देना नहीं, ज्ञान का भाषा से क्या लेना देना। भाषा तो किसी चीज के प्रचार और प्रसार का तरीका है कि किसी नॉलेज को किसी दूसरे तक हम कैसे पहुंचाएंगे। यूरोपियंस ने तो हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट कर करके वहां पहुंचाया। अगर हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान नहीं था तो फिर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना क्यों कर रहा था? या भारतीय जो ज्ञान था उसको ये लोग आपका यूरोप में क्यों, मतलब यूरोपियन लैंग्वेज में क्यों ट्रांसलेट कर रहे थे? आप सोचिए। तो इसका मतलब है हमारे ऊपर कुछ थोपा जा रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, भारत की गुरुकुल परंपरा के खिलाफ सबसे ज़्यादा यही व्यक्ति हुआ और इसने कहा कि इनके गुरुकुल्स खत्म करो, जो इनका अपना नॉलेज का बेस है, जिस तरह से इनकी प्राचीन विद्या चली आ रही है उसको खत्म करो और इनको नए तरीके की नई शिक्षा के अपने शिकार व्यक्ति बनाओ, ताकि हमारे लिए काम करेंगे और कम सैलरी पर मिल जाएंगे अंग्रेजी में पढ़े लिखे व्यक्ति, काम करा लेंगे इनसे, ठीक है। थोड़ी सी अंग्रेजी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, अरे वाह पढ़ा लिखा आदमी है। इसके बाद में आता ऑकलैंड। ऑकलैंड ऑकलैंड के समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये रहा था 1836 से 42। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक तो साथी इसने क्या बोला, जो सड़क ए आजम थी, मुझे बताओ सड़क ए आजम किसने बनवाई थी? सड़क ए आजम, सड़क ए आजम ये बनवाई थी भैया शेर शाह सूरी ने, को जीटी रोड नाम दिया इसने, जीटी रोड नाम दिया, ग्रांड ट्रक रोड नाम इसने दिया, ठीक है। एक दूसरा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय पर हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो चला था आपका आपका 1839 से 42। दरअसल में था क्या, अंगल अफगान तो समझ गए, अंगल कौन है, इसमें अंग्रेज है, अफगान है इसमें अफगानिस्तान। तो ये वॉर क्यों हुआ था अंग्रेजों और अफगान के बीच में? दरअसल में ये वो समय है 1835 के आसपास का वो समय है साथी, जब क्या हो रहा था कि रूस अपनी ताकतें बढ़ा रहा था। रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा था। रूस का भी ये सपना था कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का दोहन कर रही है और भारत के धन का प्रयोग करके अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियल जितना भी रिवॉल्यूशन है उसको कर रही है, तो क्यों ना हम भी आपका जा करके भारत के इन साधनों का प्रयोग करें। तो जब रूस की शक्ति बढ़ी, आप जानते हैं ब्रिटेन तो उसके हमेशा आपका खिलाफत में रहा। कोई भी देश अगर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो वो तो अकेले चाहते थे कि भाई उपनिवेश हमारा अकेले का होना चाहिए। तो जब रूस के भारत में आने के दो रास्ते थे, ठीक है। एक तो ये था कि भाई फारस से होकर के वो इधर भारत की तरफ मूव करें और अफगानिस्तान होते हुए मूव करें। तो ब्रिटिश सरकार ये देखती थी कि भाई रूस के जो शासक हैं उनकी अफगानिस्तान में नज़दीकी बढ़ रही हैं, तो इसीलिए ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में कोई ऐसा राजा आ जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इच्छानुसार कार्य करे, क्योंकि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राज्य था उस समय पर। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें आपका घुसपैठ जारी कर दी, और जो अफगानिस्तान का उस समय का राजा हुआ करता था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद को इन्होंने हटाया। कौन था यहाँ पे अफगान राजा? ये आपको शायद दिखेगा नहीं, लिख लेना, सुनना मेरी बात को, है ना। अफगान राजा, अफगान राजा था यहाँ पर आपका दोस्त मोहम्मद। और इन्होंने क्या किया, दोस्त मोहम्मद को हटा करके इस दोस्त मोहम्मद की जगह, दोस्त मोहम्मद की जगह तहासूजा, इसको तहासूजा एक व्यक्ति को शक्तियां दी और उसको बिठाया गद्दी पे, लेकिन वहां की जनता ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वापस से कौन आ गया, दोस्त मोहम्मद। और दोस्त मोहम्मद ये 1863 तक रहा।
1863 तक रहा। ठीक है, तो ये एक ऐसा युद्ध हुआ था कि जहां पर बहुत प्रयास किए थे आपका ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने में, और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथम अंगल अफगान युद्ध में अपने 20,000 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, और साथ में आपका 2 करोड़ रुपए का एक खर्च इनको झेलना पड़ा था। लाभ कुछ नहीं हुआ। इसका लाभ, हाँ, बाद में आपका जब सेकंड अंगल अफगान युद्ध हुआ था, सेकंड हुआ था, वो हुआ था 1878 से 80। ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाकर के थोड़ा बहुत लाभ ये प्राप्त कर पाए थे, लेकिन उस समय पर रूस की जो महत्वाकांक्षाएं थी भारत को जीतने की, वो खत्म हो चुकी, उस तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। तो प्रथम अंगल अफगान युद्ध किसके समय पर हुआ है? थम्सअप करके बताएं, क्लियर है बात? अंग्रेज अफगान को क्यों कंट्रोल करना चाह रहे थे? क्या कारण था? किसका प्रभाव वो वहां पर बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे? किस देश का? एक बार आंसर करें सर। रेड पेन क्लियर दिख रहा है सच में? ये क्लियर है? ये बताओ, तुम चॉइस मत थोपा करो, रंगोली नहीं है यार, हम लोग होली खेलने नहीं आए हैं। ये वाला रंग ना लगाओ जी भैया प्लीज, तुम कबहू जाके तुम डेवलप हो गए रहे। इसके बाद में आया एलन ब्रो। एलन ब्रो, इसने सबको कहा तुम सब ब्रो हो। ब्रो 1842 से 44, 1842 से 44। इसके समय पर एक चीज है कि इसने क्या किया था, दास प्रथा हमने बहुत बात की है आपका मुगल साम्राज्य में भी, उससे पहले आपका दिल्ली सल्तनत में भी। इसके लिए बहुत लोगों ने, आपका अकबर ने भी, समय समय पर स्थानीय शासकों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए एक्ट बनाया, 1843 एक्ट। क्या बोलेंगे? अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एक शब्द में लिख के बताओ मुझे, दास प्रथा से आप क्या समझते हैं? दास प्रथा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है बहुत बार। तो दास प्रथा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जबरन किसी को किसी कार्य के लिए, बहुत खराब हालात होते थे इनके, एक वक्त का खाना दे करके इनसे काम कराया जाता था। अमेरिका में बहुत अफ्रीका से ले जाकर के दास बेचे जाते थे, भारतीय लोगों को खूब खरीद फरोख्त होती थी। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। इसी के समय रविवार की छुट्टी शुरू हुई, हाँ ठीक है, वो कॉमन सी बात है, उन सबका कोई अर्थ। एलन ब्रो यहाँ पर आए। नेक्स्ट, हार्डिंग फर्स्ट, मतलब कॉमन सी बात नहीं है, मतलब मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से कह रहा हूँ, छुट्टी होना तो बड़ी बात है। फिर इसके बाद में आता है आपका हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड आपका आया था, नहीं हार्डिंग फर्स्ट आया था ना, सेकंड तो जब आया खुदीराम बोस जी, हार्डिंग फर्स्ट आएगा पहले, सेकंड अभी कहाँ। ये आया 1844 से 48। इसके समय एक प्रथा थी नरबली। आपने देखा व्यक्तियों की बलि दे दी जाती है, नरबली। ये चलती थी आपका उड़ीसा की खोड़ जनजाति में। कहाँ पर? एक खोड़ ट्राइब थी आपका उड़ीसा और उसके समवर्ती इलाकों में, खोड़ जनजाति। नरबली प्रथा का अंत इसने किया, नरबली प्रथा का अंत कर। इसके समय की ये बात याद रखें, छोटे छोटे बीच के गवर्नर जनरल हैं। और फिर आया नालायक डलहौजी, डॉग डलहौजी। डॉग डलहौजी इसके बाद में आता है, जो कि 1848 से 56 तक रहा। सॉरी, मैंने शायद कुछ वैसे बोल दिया, मतलब डलहौजी आया ऐसे समझिए आप। तो डलहौजी आया, इसको हम ऐसा क्यों मतलब संबोधित कर रहे हैं? इसको संबोधित करने के पीछे ये है, जिसकी आड़ में हम सब छात्रों को ये पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने भारतीयों को रेल दी, हमारे यहाँ पर विकास किया, टेलीग्राफ सर्विसेज दी हमको, हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया, लेकिन उन सब के पीछे तह को आप जानेंगे तो आप जानेंगे सिर्फ और सिर्फ इनकी लूट को बढ़ाने के तरीके थे। जैसे कि इसका पहला सिद्धांत कौन सा था? विलिंगटन डलहौजी इसका नाम है। इसका पहला सिद्धांत है, क्या बोलेंगे? बहुत अमीर आदमी था ये, कभी इसको गरीब समझ लो, स्कॉटलैंड के एक अमीर घर से था, अमीर घर से था। तो कितने वर्षों तक रहा ये जरा बताना भारत में? 1848 से 56 रहा, और रहीसी की सनक थी इसको। और इसको ये था कि जो मैंने बताया ना, हेस्टिंग्स ने जो किया भारत में, हेस्टिंग्स के बाद में वेलेस्ली ने भारत को बहुत शक्तिशाली बनाया। भारत को शक्तिशाली मतलब किस नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ?
अंग्रेजों को भारत में बहुत शक्तिशाली, मैंने कहा था ना, उसने भारत के अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा और ताकतवर उसको बनाया डलहौजी ने। डलहौजी ने जो लूट इस देश में की, का कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। तो भैया आप कैसे कह सकते हैं? तो हम माध्यमों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने ढुलाई के लिए कि हमारे यहाँ से सैनिकों की आपूर्ति इधर से उधर जाने के लिए, कोयला यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, कपास यहाँ से वहाँ भारतीय बंदरगाहों तक कैसे जाएगा, इसके लिए उसने रेल तक चला दी। अब तो ये था कि गाड़ी वाड़ियों से जाता था, अब रेलों से जाने लगा। 14 डिब्बों की रेल मुंबई से थाने, लकड़ी के डिब्बे, उनमें सामान ही जाता था, भारत का सामान बंदरगाहों तक, और उसके बाद में फिर वापस वहां से वापस ब्रिटेन से बन के फिर रेल के माध्यम से भारत में सब जगह महंगा सामान बेचा जाना। ये सब उद्देश्य थे। तो इसकी एक नीति है जिसको हम बोलते हैं राज्य हड़प नीति। कितने वर्ष रहा है भारत में बताएं जरा? आप कहेंगे भैया 8 वर्ष रहा है। तभी तो इसकी लूट की वजह से ही इसके जाने के अगले साल ही 1857 की क्रांति हो गई। भारतीयों को बड़ा लेट पता चलता है, कोई इनसे बोले सही बात को तो इनको लगता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अपने फायदे के लिए कुछ बोल रहा है। राज्य हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत इसी कहा जाता है। और क्या क्या नाम है इसके? व्यपगत का सिद्धांत, और इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप बोलते हैं गोद को, यानी कि गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति। बहुत सारे भारतीय राजा ऐसे थे जिनके अपनी संतानें नहीं थीं। अब जैसे किसी के अपनी संतान नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है, जिसको दत्तक पुत्र कहा जाता है, या पुत्री को ले तो दत्तक पुत्री कहा जाता है। तो व्यक्ति की अपनी इच्छा है ना, वो उनको गोद ले सकता है या नहीं ले सकता, आप बताएं। आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल उसी की इच्छा होनी चाहिए, व्यक्ति का अपना जीवन है। लेकिन ये देखिए, ये तो बॉस है, ये तो मालिक हैं हमारे देश के, तो ये तय करेंगे। ये क्या थी नीति, इसको समझिए, गोद निषेध नीति। खुद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सहयोग और उनकी भावनाओं को प्राप्त करने के लिए 1825 में एक घोषणा की थी। 1825 में एक ब्रिटिश घोषणा हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था, एक घोषणा की थी, और उस घोषणा में इन्होंने कहा था कि गोद लेने का जो अधिकार भारतीय राजाओं को है। क्या कह रहे हैं? गोद लेने का अधिकार भारतीय राजाओं को है, अधिकार। ठीक है। अब भारत में भारतीय प्राचीन ज्ञान की एक पुस्तक है जिसका नाम है वशिष्ठ संहिता। क्या नाम है? वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता ये कहती है कि हर एक व्यक्ति को अपने उत्तराधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है, और जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसके बारे में उसे अपने राजा को सूचना दे देनी चाहिए, ताकि रिकॉर्ड्स में ये रहे कि भाई इस व्यक्ति का उत्तराधिकारी ये होगा। किसको सूचना दे देनी चाहिए? राजा को। लेकिन राजा यदि उसको एक्सेप्ट ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका असली उत्तराधिकारी नहीं है। राजा उसको स्वीकार करे या ना करे, वो उस व्यक्ति का अपना, क्या बोलेंगे, एक आपका निजी चुनाव था जो कि स्वीकार्य होगा। राजा चाहे स्वीकार करे या ना करे, ये वशिष्ठ संहिता कहती है। तो इसके बाद में ब्रिटिश घोषणा हुई, तो ब्रिटिश से अपनी घोषणा को चेंज करते हैं 1831 में। 1831 में जो बंबई की अंग्रेज सरकार थी, बंबई की अंग्रेज सरकार थी, इसने क्या बोल दिया? इसने कह दिया कि जिसको तुमने गोद लिया है उसको चाहे तो हम स्वीकृत भी कर सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकते हैं। चाहे तो परमिशन दे या ना दे, ब्रिटिश सरकार को तुम बताओगे और हम चाहेंगे तो स्वीकृत कर लेंगे और चाहें तो स्वीकृत नहीं करेंगे। अब यहां पर एक व्यक्ति आता है जॉन सुलीमान। जॉन सुलीमान का एक बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उसने कहा है 1828 से लेकर के 1846 के बीच में ऐसे मामलों की संख्या, भारत के जो राजा थे उनके 15 ऐसे बच्चे थे लगभग जो गोद लिए हुए थे। यानी भारत में जो राजा थे आपका नरेश थे, उनके कितने के बच्चे उस समय पर आपका एक्सेप्टेड थे? 1800, क्या बोला मैंने, 1826 से लेकर के, सॉरी 46 बोल रहा हूँ, 48, तब तक वो नहीं आया आपका, डलहौजी 48 में आया ना। यहाँ तक 15 गोद जो थी आपका वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। 15 गोद लिए हुए बच्चे जो हैं वो एक्सेप्टेड थे।
जैसे मैं आपको बताऊं अंग्रेजों की मनमर्जी क्या थी। 1827 में जो सिंधिया फैमिली, सिंधिया तो सब जानते हैं, आज केंद्र में भी है, क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनकी फैमिली की बात करते हैं। 1827 में दौलत राव सिंधिया की डेथ हुई थी, और दौलत राव सिंधिया के जब अपना बच्चा नहीं था तो उनकी जो विधवा पत्नी थी बैजाबाई, उन्होंने गोद लिया था आपका जनकोजी को, और जनकोजी की डेथ हुई थी 1843 में। तो जनकोजी ने जो गोद लिया था वो गोद लिया था आपका जयाजी राव को, और जयाजी राव भी एक दत्तक पुत्र ही हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको एक्सेप्ट कर लिया सबको। अंग्रेजी सरकार ने उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं की, कोई रोक नहीं लगाई। ऐसा नहीं था डलहौजी ये कर रहा था, डलहौजी के पहले की बातें हैं ये। जैसे 1840 में मैं आपको बताऊं, 1840 नहीं 1842 में था कोलाबा, 1842 कोलाबा, 1842 में कोलाबा को इन्होंने अधिग्रहण कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी। 1840 इन्होंने जालौन, उन्होंने भी आपका परमिशन मांगी थी, नहीं दी। तो ब्रिटिश सरकार तो इस मोड में आ गई कि एक काम करते हैं, और डलहौजी की तो एकदम से साफ नियत ये हो गई कि हमको तो किसी भी हाल में, किसी भी हाल में कैसे भी करके भारतीय राज्य को किसी भी बहाने से ले लेना है बस, और वो बहाना हमको मिलना चाहिए। झांसी में यही तो हुआ, जब हम 1857 का संग्राम पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे रानी लक्ष्मीबाई जी, उनके पति का नाम था गंगाधर राव। तो वो भी तो एक आपका बच्चे को गोद लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा, लेकिन जैसे पत्र पहुंचा उससे पहले उनकी डेथ हो गई, और ब्रिटिश सरकार ने उनके गोद लेने की बात को अस्वीकार कर दिया। हर जगह फिर उन्होंने यही किया, जो भी इनसे बन पाया वो इन्होंने किया, और इसके तहत इन्होंने सबसे पहले डलहौजी ने जो हड़पा, वो हड़पा डलहौजी ने, याद रख लेना क्रम में। सबसे पहले किसको हड़पा था बताओ? सबसे पहले सतारा, सतारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कब? 1848 में, 1848 में, 1848 में, ठीक है। अब समझिए क्या कहानी थी। मुझे बताइए मराठा संघ का अंत किस वर्ष हुआ था? मराठा संघ का अंत, कभी भी बच्चों अलग बातें मत करो, प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मोनालिसा आपसे भी प्लीज प्रार्थना है मेरी, है ना, मैं आपको कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भटके ना, मेरी प्रार्थना है आप सब। 1817 में भैया, 1818 में आपका 1817 तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आप सबको पता है। आप इसी लेक्चर की ना तुलना, इसी लेक्चर की तुलना, जो आपको सबसे बेहतरीन कक्षा लगे, एक बार उस कक्षा को देख करके इससे तुलना करना, उसका सब जब आप समझ पाए चीजें। ओके, अब यहां पर आए, तो सबसे पहले महाराष्ट्र 1848 में, क्या बोलेंगे यहां पर? महाराष्ट्र में था क्या? 1818 में जब मराठा संघ खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया था? जो बाजीराव द्वितीय थे उनको पेंशनर बना लिया था। आप कहेंगे हाँ जी भैया, तो मराठाओं के ही यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक वंशज थे, उनका नाम था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह को इन्होंने राजा स्वीकार कर लिया वहां पर, और प्रताप सिंह जब एक्सपायर हुए बाद में, तो उनके बाद में आपका जो, मतलब एक्सपायर नहीं हुए, प्रताप सिंह को तो इन्होंने पद से ही हटा दिया था। प्रताप सिंह को पद से हटा करके कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी जगह आपका स्थापित किया था अप्पा साहिब को, अप्पा साहिब को। अप्पा साहिब के कोई बेटा नहीं था, अप्पा साहिब के कोई बेटा नहीं था, अप्पा साहिब ने अपना दत्तक पुत्र लिया था यहाँ पर सतारा में, और अंग्रेजी सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया। मतलब इनकी मर्जी थी, जो लगता था इनको ये हमारे अपने क्लोज परिवार है उनको ये परमिशन दे देते थे, जिनको इनको लगता था कि ये विस्तार कर सकते उनको फलने फूलने का मौका नहीं देते थे। इसीलिए डलहौजी ने 3 कैटेगरी बनाई थी। एक तो वो भारत के राज्य जो आपका ब्रिटिश सरकार ने आपका स्थापित किए हैं, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बनाए, वहाँ का राजा गोद नहीं ले सकता है। दूसरा वो जहाँ पर अधीन है जो ब्रिटिश सरकार के, उनको भी आपका परमिशन लेनी होगी, मतलब मना ही करते थे। और तीसरे वो जो भारतीय स्वतंत्र राज्य थे वो गोद ले सकते थे। स्वतंत्र राज्य कहाँ, ना के बराबर बचे थे। तो सबसे पहले इन्होंने महाराष्ट्र को हड़पा 1848 में। अब क्रम लिखना, 1848 हो गया, 1849 में इन्होंने जैतपुर और संभल को, जैतपुर और संभल, बघाट भी था आपका 1850 में, लेकिन उसको इतना नहीं पूछा जाता। 1849 हो गया। 1850 में सिक्किम,
सिक्किम में इसने कह दिया अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसा नहीं था, गोद की वजह से तो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ वहां दुर्व्यवहार हो गया, इसी आधार पर इसने हड़प लिया इसको। आधार चाहिए था इसको। 1852 में उदयपुर, उदयपुर 1853 से 54, 1853 में कार्रवाई शुरू हुई, 1854 में झांसी को राजा गंगाधर राव, मैंने अभी बताया आपका, 1854 में, 1854 में झांसी के बाद में नागपुर को, नागपुर को इन्होंने घेर लिया। तो इसको कुछ भी बहाना चाहिए था। जैसे इसके समय पर एक हुआ था सेकंड आंगल सिख युद्ध, डलहौजी के समय, आंगल सिख युद्ध, आंगल सिख युद्ध, उसको लिख लेना, मैंने आपको पहले ही कह दिया है। ये हम सिख साम्राज्य के समय आपको बताएंगे चलैया वॉर कैसे लड़ा गया था, यहाँ पर ये सारी घटनाएं। तो कहने का मतलब है उसने इस तरह इस दौरान पर इसके ये विलय हैं, सिख साम्राज्य का, आपका जैतपुर संभल का, सिक्किम का, उदयपुर और झांसी का। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक की बात में आप कहेंगे नहीं भैया कोई परेशानी होनी भी नहीं। समझ गए? आगे चले। भैया कोर्स पूरा कर दो पेपर से पहले। कौन से पेपर से पहले बताओ? RW स्टूडेंट कह रहे हैं भैया कोर्स पूरा कर दो पेपर से पहले, रिवीजन टाइम बच जाएगा, प्लीज भैया कुछ बताओ। कुछ बताना है तो कुछ यही बता सकते हैं दोस्त। मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास होती है, बीच में बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, और उसके बाद भी हम अक्सर आपसे कहते रहते हैं रिवीजन करो समय समय पर। अगर आप अब भी नहीं कर पाते हैं, साथ के साथ भी आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि आप आजीवन भी रिवीजन में समस्याएं आपको पैदा होती रहेंगी। हमने आपको पहले ही कहा था, या तो हमसे उस तरह का बहकावा ले लो कि लोग आपको ये बोले हम फ्री कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, और फ्री कक्षा के नाम पर आपको 3 महीने में कोर्स पूरा करा दे। वो हम भी करा सकते थे, वाही वाही हमको भी मिलती, लेकिन दरअसल में होता क्या, फिर भी आपको जाना पड़ता पेड कोर्स के। हमने आपसे बोला था 1 दिसंबर से शुरू होगा, अक्टूबर तक चलेगा, और आप चाहते हम अपनी बातें चेंज करें तो आप हमें बताएं, हम कल पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ा देंगे मॉडर्न, एक दिन में PDF लगाएंगे पढ़ा देंगे। तुम बताओ, हमारी मर्जी है, हमें क्या दिक्कत है इसमें, एफर्ट बचेगा। बताओ, कल करा दें सारा? अरे भाई कहाँ गए वो RW स्टूडेंट, बता नहीं रहे थे? 2 दिन में करा दें, बताओ, अगले 2 दिन में, 2 2 4 4 घंटे में हो जाएगा मैराथन से, कोई दिक्कत नहीं है। सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देंगे, फट 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 एकदम। आएगा पेपर तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत। नो बोल रहे हैं यार अब। यार कोई कुछ तुम्हारे लिए करना चाहता है तो कर लो, है ना। आगे आएंगे। क्या बताया हमने? 1854 झांसी और नागपुर को, अवध को, अवध को 1856 में मिलाया, 1856 में मिलाया, 56 में मिलाया। इसीलिए तो कहते हैं लोग फ्री की चीज कदर नहीं होती, यही तो इसीलिए तो कहा जाता है। लेकिन यहां पर गोद निषेध नीति से नहीं, जैसे सिक्किम में अंग्रेजी डॉक्टरों के दुर्व्यवहार से, यहां पर मिलाया शासन का आरोप लगा करके, माल एडमिनिस्ट्रेशन का एलिगेशन लगा दिया, कुशासन का आरोप लगाया अवध के ऊपर, एलिगेशन ऑफ अवध के ऊपर, एलिगेशन ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। याद करोगे अपने बाद में, कोई था, एहसास आएगा। अभी नहीं, बाद में आएगा, कुछ समय बाद, अभी नहीं आएगा, कुछ समय बाद आएगा, आने वाली पीढ़ी याद करेगी उसको। अभी तो मैं कहूंगा तो झूठे लगेंगे मेरी। कुशासन का आरोप लगाया, देखिए यहां समझिए बात। अवध को 1856 में मिलाया गया। कुशासन का आरोप कैसे? अवध का शासक कौन था इस समय पे? अवध, अवध, अवध का शासक था इसमें वाजिद अली शाह। और मुझे बताओ वेलेजली ने अवध के साथ में सहायक संधि कब की थी? वाजिद अली शाह। अब डलहौजी की तो सीधी सीधी नीयत थी अवध पर, उसको तो वो कहता था कि अवध एक ऐसा चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। CDS परीक्षा में भी पूछा 2024, क्या पूछा था? अवध को क्या कहता था ये? एक चेरी जो एक दिन, डलहौजी का स्टेटमेंट, डलहौजी, डलहौजी कहता था अवध को
क्या कहता था? एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। कि एकदम से नजरें गड़ी हुई थी, मुंह में गिरेगी। क्योंकि पहले तो ये कवर समझते थे अवध को मराठाओं से बचने के लिए अपना, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मराठा संघ को अपनी तरफ कर लिया, मिला लिया, ए चेरी दैट विल ड्रॉप, पर उनकी नजरें हो गई कहाँ पर? अवध पर। दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ, इनटू अवर माउथ वन डे, वन डे। तो जो वाजिद अली शाह है, वाजिद अली शाह को 1801 में करनी पड़ी थी सहायक संधि वेलेस्ली के समय, सब लोग जानते हैं। और ये इतना कमजोर कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, वहां पर इतना वजन बढ़ा दिया, अपने खर्चे इतने बढ़ा दिए कि अपना बहुत सारा क्षेत्र धीरे 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 अवध को अंग्रेजों को देना पड़ा। अब अंग्रेज जब उसको क्षेत्र दे रहे थे तो वहां पर एक बात बताइए, अगर खराब शासन होगा तो खराब शासन के लिए जिम्मेदार कौन है? वहां पर 1856 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो जिम्मेदार हुई। अब यहाँ पर एक आदमी की नियुक्ति इसने कर दी, उसका नाम था सलीमैन। तो वहां पर ठगी के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पर कौन था? रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया सलीमैन को। किसने रिपोर्ट दी? सलीमैन ने। अब सलीमैन ने एक रिपोर्ट दी कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है लोगों का, ठीक है। और सलीमैन को, क्योंकि इसने प्रॉमिस कर रखा था डलहौजी ने कि तुमको बनाएंगे शासन का प्रबंधक, एडमिन मैनेजर बनाएंगे तुमको, एडमिन मैनेजर। अब एडमिन मैनेजर बनने के चक्कर में उसने सारी रिपोर्ट दे दी, जबकि उस समय के विवरणों में कहीं भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि भाई अवध का जो शासन है वो खराब है। बहुत सारे इतिहासकारों ने ये कहा कि अवध में जो है अच्छी स्थिति थी, या जो भी खराब स्थिति थी उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका खराब स्वास्थ्य हो गया, इसने त्याग पत्र दे दिया। तो सलीमम की जगह कौन आया? आउटरम। तो जो फाइनल आउटरम रहा, आउटरम ने पता है क्या कहा? आउटरम ने कहा कि इस राज्य के बारे में मेरी कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट सलीमन के विवरणों पर आधारित है, और मैं ये कहता हूं कि अवध का शासन बहुत खराब है। सीधी सी बात है, ये भी एक खरीदा हुआ व्यक्ति था। और आउटरम की रिपोर्ट पर, आउटरम की रिपोर्ट पर क्या कर लिया गया? अवध को शामिल कर लिया गया। और ये सलीमैन तो यहाँ पर पहले से कौन था? सलीमैन यहाँ पर रेजिडेंट भी था सहायक संधि के, जैसे सहायक संधि में रेजिडेंट रखे जाते थे ना, ये रेजिडेंट भी था अवध में। अवध में ये तो एक बार मिलने गया इससे कि भाई अब तुम्हारा शासन इतना कमजोर हो चुका है, अब तुम साइन कर दो वाजिद अली शाह, हमको दे दो ये अवध, ठीक है। तो अपनी पगड़ी उतार करके वाजिद अली शाह ने इसके हाथों में रख दी। उसने कहा, बड़ा मतलब आप समझिए, अपनी पगड़ी रखी और ये कहा कि जो संधि होती है वो बराबर वालों में होती है, और हम अभी इस लायक नहीं रहे कि हम ब्रिटिश सरकार के बराबर है, और पगड़ी दे दी, साइन नहीं करे। अब ऐसी स्थिति में क्या साइन करने को बच गए, जब एक राजा ने अपनी पगड़ी दे दी, अपना सम्मान दे दिया, पगड़ी को सम्मान माना जाता है, तो उस पर साइन नहीं हुए थे। लेकिन बाद में क्या किया इन लोगों ने? रिपोर्ट तैयार की सलीमन ने, एक लालच में, डलहौजी के कहने पर, और आउटरम की रिपोर्ट पर इसको शामिल कर लिया गया, क्योंकि डलहौजी, इसने तो क्या त्याग पत्र दे दिया था खराब स्वास्थ्य के चलते हुए। बात क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कहेंगे नहीं। डलहौजी के टाइम पर हुआ रेलवे की स्टार्टिंग, रेलवे की शुरुआत इसके टाइम पर हुई। मैं आपको बता ही चुका, कपास, कोयला, अनाज, इन सब को ढोने के लिए रेलवे की शुरुआत किस डेट को हुई थी? रेलवे डे मनाया जाता है 16 अप्रैल 1853 को। कितने किलोमीटर रेल चली थी? 34 किलोमीटर। और ये रेल चली थी मुंबई से थाने, मुंबई से, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने महाराष्ट्र, मुंबई से थाने। इसमें भाई साहब 14 डिब्बे थे लकड़ी के। कितने थे? 14 डिब्बे थे। 3 इंजन थे भाई साहब इसमें। 3 इंजन के नाम है, एक का नाम था सुल्तान, सुल्तान इंजन इसमें था। एक इंजन का नाम था साहिब, और एक इंजन का नाम था सिंध, सिंध नाम था एक इंजन। 3 इंजन इसमें रखे गए, ठीक है। और जिस कंपनी ने इसको बनाया था पहली रेल को, वो कंपनी थी आपका GIPR, GIPR अर्थात ग्रेट इंडियन, सब ब्रिटिशियर्स थे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। इनको भी बहुत पैसा दिया इन लोगों ने, पेनिनसुलर रेलवे। 5% का ब्याज देने की इनको, ब्याज देते थे इनको, 5% का इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था इन्होंने, तुम ये डेवलप करो, हम तुमको 5% के इंटरेस्ट के साथ में
भारतीयों के खून से चूस करके देंगे, चिंता मत करो तुम। रेलवे की शुरुआत, ठीक है। डाकघर, अपनी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए। डाकघर अधिनियम कब लेके आए थे? पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। 1854 क्या बोलोगे? पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। 1854, ओके। फिर क्या लाते हैं 1854 के बाद में? डाकघर हो गया, और एक आपका टेलीग्राफ सेवा शुरू कर दी, विद्युत तार सेवा। विद्युत तार सेवा मैसेजेस को भेजने के लिए, इसमें 4000 मील की एक लाइन भेजी गई, तो बोलते इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ताकि ये अपनी सूचनाएं भेज पाए अपने अधिकारियों तक या अपने लोगों तक। ये भी कब शुरू की इन्होंने? 1854, 1854 में। 1854 में इन्होंने बनाया लोक निर्माण विभाग, अभी भी चलता है, जिसको इंडिया के भ्रष्ट डिपार्टमेंट्स में से एक माना जाता है। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854, लोक निर्माण विभाग। मेट्रो वगैरह पे देखते होगे ना आप नाम अक्सर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ठीक है बॉस। क्या बोलेंगे? पारित होने का मतलब है ड्राफ्टेड द, भाई विधवाओं की शादी होनी चाहिए दोबारा या नहीं? ड्राफ्टेड द विडो विडो ऋग्वेद इस बात को कहता है, महिलाओं को, जो विधवा हैं उनको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ कब? पारित हुआ अभी, अभी लागू नहीं हुआ है। 1856 में लागू होगा, कैनिंग के टाइम पर, ओके। ओ सॉरी, एक रह गया आपका विद्युत तार सेवा के समय, वो है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच आया, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या है? वुड डिस्पैच क्या था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सुधार के लिए लाया गया। जैसे इसमें था वुड डिस्पैच में, को बोलते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 2 मिनट और चाहिए होंगे। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ऐसा होता है ना दोस्त कि कोई टॉपिक अगर अटक जाए तो फिर इसको बीच से नहीं शुरू कर सकते नेक्स्ट डे पर, आपका इंटरेस्ट फिर घट जाएगा। इससे अच्छा है कि एक दिन में कर लें। मैग्ना कार्टा ऑफ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड इंडिया। इसमें ये बात बोली गई थी कि भाई हर जिले में स्कूल खोला जाए, और जैसे कलकत्ता है, आपका बम्बई है, मद्रास है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोली जाए। और जो शिक्षा का माध्यम है, क्या बोला गया था इसमें? जो प्राथमिक शिक्षा है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा को तो बताया गया इसमें, उसको तो करा लो आप स्थानीय भाषा में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा का मतलब जैसे सब जगह भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बोली वर्नाकुलर, जिसको आप डायलेक्ट के नाम से भी जो प्राइमरी एजुकेशन, इन्होंने बोला प्राइमरी एजुकेशन टू बी इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। और जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसका मीडियम क्या होना चाहिए? हायर एजुकेशन होनी चाहिए अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोली भी गई है ना बाद में। वो डिस्पैच हो गया आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो गया, विद्युत तार सेवा हो गया, और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? सारी बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया।
ब्लॉक कर दो। नहीं, इसके ऊपर वाला करना था। उसका बस एक काम है, सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन। मत दिखाया करो भाई प्लीज। आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि यार वो काम की चीज। दोस्त मेरे, अगर तुम्हें सत्येंद्र नाथ टैगोर को जानना है तो जान सकते हो। कौन सा मेरे बताने से ही जानोगे, और यहाँ कोई सत्येंद्र नाथ टैगोर का टॉपिक चल रहा है। इररिलेवेंट बातें क्यों करते हो मेरे प्यारे साथी हैं। बताओ फटाफट से। भैया इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। भारतीय ज्ञान की प्रणाली, भारतीय ज्ञान की प्रणाली में आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं साथी, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय ज्ञान की प्रणाली को आप समझते जाएंगे। इसके लिए आपको सभी विषयों के बारे में जानकारी होनी, आपको ज्योतिष भी पढ़ना पड़ेगा। आपको इसके लिए भूगोल के बारे में कौन कौन से भारतीय व्यक्तियों का क्या योगदान रहा है, इतिहास में क्या रहा है, प्राचीन इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तब बहुत सारी चीज़ों को आप जानेंगे। और भारत की प्रथाओं के बारे में आप धीरे धीरे जानोगे, तो एक ही दिन में नहीं जान सकते। 2 मिनट में कोई स्टेटमेंट दे दे कभी कोई। आगे अपना भारत बहुत महान है, दुनिया को साथी बहुत कुछ दिया है। हम धीरे धीरे आपका इसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चाएं हम प्राचीन इतिहास में कर पाएंगे। वहाँ पर प्राचीन पुस्तकों का वर्णन आएगा, और प्राचीन पुस्तकों में क्या लिखित है, किस बारे में है, क्या दिया हमने, वो हम वर्णन। तो देसी राजाओं का दरबार 1832 में, 1832। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया, 1820। गवर्नर जनरल बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा, इसको कहा है तारागढ़ को कहा, तारागढ़। किस वर्ष में विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता 1835 में। डलहौजी किस काल में भारत का गवर्नर जनरल थी गवर्नर जनरल था, ये नहीं था। 1848 से 56। लुटेरे को किस बात का थे। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित, ये किताबें हैं हमारी, लेखकों ने लिखा है इनको, थे वैसे ही नहीं आ गया थे। जैसे किसी के दादा हो ये किताबों में वैसे लिख दिया गया, होता बहुत बार। मतलब धीरे धीरे बदलेगा, कोई पॉलिसी आएगी। तो डर रहे हैं इनसे, कह रहे हैं कि भारत से जो है मुगलों को हटा दो। भारत सरकार भी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि, वही नहीं कह रही है अंग्रेजों के नाम के आगे से ये हटा दो, जो इनके नाम के आगे तुमने ईश्वर स्वरूप शब्द लिख दिया है। घबरा रहे हैं, पता चले कल को ब्रिटेन की महारानी डांट लगा दे। अब वो तो उनके तो वंशज खराब हो चुके हैं, क्या बोलेंगे वो। औरंगजेब के नाम का कुछ भी चैप्टर हटवा दो तुम, उसके वंशज खराब हो चुके। मुगलों के वंशज रिक्शा विक्सा चला रहे हैं कहीं, कहिए अपने कुछ भी बदलाव कर लो, है कि नहीं। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी, व्यपगत का सिद्धांत। डलहौजी ने किस राज्य को, ये चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे, ये कहा गया अवध के बारे में। अभी पूछा देखो सीढ़ी, लास्ट वाले सीढ़ी। कौन व्यपगत के सिद्धांत की डलहौजी की नीति का पहला शिकार था, सतारा। सतारा। अब एक क्वेश्चन देंगे, सतारा नहीं, आपसे पूछेंगे इसको। गलत आंसर दे दिया हमने। अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा था तो आप इसका आंसर दोगे होमवर्क में। सारे लोग लिखना, धीरे धीरे पढ़ते चलना, हम आगे बढ़ते चलेंगे साथी। नमस्ते, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।